जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग का पीवाईक्यू। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि आज के क्लास में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे किसी भी साथी को कहीं भी कंफ्यूजन न रहे और सभी साथी अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों अभी तक जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और सभी साथी अपना पेन पेपर लेकर बैठे और सभी साथी अंतिम में बताएंगे कि उनका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी कैसा चल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या है क्वेश्चन? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है मेरे साथी। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जानकारी देना, बी में है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, सी में है परीक्षा की तैयारी करना और डी में है तथ्य याद कराना। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है मेरे भाई, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम चरण क्या होता है मेरे साथी? ए में है प्रस्तुतिकरण, बी में है मूल्यांकन, सी में है प्रेरणा और डी में है उद्दीपन। तो बताइए मेरे साथी क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मूल्यांकन। तो सभी साथी पेन और पेपर लेके चलेंगे, अपने पास लेके बैठेंगे और जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आप वहां पे इसका सही जवाब लिखेंगे और लास्ट में बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर सही सही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए मेरे साथी। अच्छा शिक्षक कौन होता है? बताइए अच्छा शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जो कड़ा अनुशासन रखता है, जो मतलब फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो, या बी में है जो विद्यार्थियों से संवाद करता है, जो मतलब जो विद्यार्थियों से बातचीत करता है। ऑप्शन नंबर सी में है जो केवल पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी में है जो परीक्षा पर केंद्रित है। बताइए जो मतलब एग्जाम सेंटर्ड है। सही शिक्षक कौन होगा? मतलब अच्छा शिक्षक किसे हम बोलेंगे इस चारों ऑप्शन के अनुसार? तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो विद्यार्थियों से संवाद करता है, जो मतलब उससे बातचीत करता है, उससे इंटरेक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। शिक्षण को किसका संयोजन कहा गया है? शिक्षण को किसका संयोजन कहा गया है? बताइए मेरे साथी शिक्षण को किसका संयोजन कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कला और विज्ञान, बी में है केवल कला, सी में है केवल विज्ञान और डी में है साहित्य और समाजशास्त्र। बताइए शिक्षण को किसका संयोजन कहा गया है? तो ये कहा गया है मेरे साथी कला और विज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कला और विज्ञान, कला और विज्ञान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? बताइए मेरे साथी शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक के ज्ञान पर, बी में शिक्षक और विद्यार्थी के पारस्परिक संबंध पर, सी में है स्कूल की इमारत पर और डी में है पाठ्य पुस्तक पर। बताइए मेरे साथी किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर करता है शिक्षक और विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड का हम लोग अब प्रश्न देखेंगे। हम लोग का देखिए इससे पहले एक टॉपिक समाप्त हो गया ना, शिक्षण की संकल्पना। हम लोग क्वेश्चन देख लिए 5 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे मेरे साथी शिक्षण की विधियां टीचिंग मेथड। ठीक है, हम लोग आइए इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है याद कराना, बी में है तर्क शक्ति का विकास, सी में है अनुकरण कराना और डी में है लिखावट सुधारना। बताइए मेरे साथी का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न उत्तर विधि का सबसे ज्यादा अगर फायदा होता है तो वो होता है तर्क शक्ति का विकास करने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे बच्चा सोचता है, समझता है और अपने चिंतन के अनुसार जवाब देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तर्क शक्ति का विकास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए मेरे साथी। प्रदर्शन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए प्रदर्शन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है गणित, बी में है विज्ञान, सी में है इतिहास और डी में है भाषा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विज्ञान में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जॉन डुई, बी में है हर्बर्ट, सी में है रूसो और डी में है पियाजे। ठीक है, क्या है? जीन पियाजे। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक का नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉन डुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है व्याख्यान विधि, बी में है सहभागिता विधि, सी में है गृह कार्य विधि और डी में है एकांगी विधि। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब होगा सहभागिता विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मूल्य आधारित शिक्षण में मुख्य बल किस पर होता है? बताइए, मूल्य आधारित शिक्षण में मुख्य बल किस पर होता है? ऑप्शन नंबर ए में है परीक्षा, बी में है नैतिकता, सी में अनुशासन, डी में है परिश्रम। क्या है? परिश्रम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नैतिकता पर होता है। क्या होता है मेरे साथी? नैतिकता पर मुख्य बल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग का क्या हो गया? नया टॉपिक शुरू हो गया। इसमें क्या है? शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्या क्वेश्चन हम लोग देखेंगे? देखिए हम लोग सभी टॉपिक पर 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हमारे कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कंफ्यूजन ना बचे और वो अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, शिक्षण का सक्रिय सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए मेरे साथी, सक्रिय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे और जवाब अपना टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर में विद्यार्थी की भागीदारी से, बी में है शिक्षक की क्रियाशीलता से, सी में है विषय वस्तु से और डी में है मूल्यांकन से। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा विद्यार्थी की भागीदारी से। जब तक विद्यार्थी भागीदारी नहीं लेगा, जब तक विद्यार्थी खुद सक्रिय नहीं होगा, का सिद्धांत फॉलो होगा? नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप क्लासरूम में मेरे साथी पढ़ा रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं, बच्चा सब कुछ और काम में मगन है, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कुछ सीख पाएगा? तो जब तक बच्चा क्लास में सक्रिय नहीं रहेगा, तो आप कितना हो कुछ पढ़ा दीजिए, सो कुछ दिमाग में नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा को एक्टिव करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। सीखना अनुभवों का परिणाम है, यह कथन किसका है? बताइए मेरे साथी, सीखना जो है अनुभवों का परिणाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए में है थॉर्नडाइक, बी में है पियाजे, सी में है वाटसन, डी में है स्किनर। किसका है मेरे साथी? तो ये है थॉर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 में क्या है? देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हमसे क्या पूछ रहा है? शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पूछ रहा है। शिक्षण का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षक, बी में है विद्यार्थी, सी में है पाठ्यक्रम और डी में है वातावरण। तो अब मेरे साथी आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग जो अब स्कूल में या कहीं भी टीच करते हैं, तो हम लोग बच्चा को वहां पे केंद्र में लेकर चलते हैं। मतलब बच्चा ही भगवान है, तो जहां भी विद्यार्थी दिख जाए उससे अच्छा ऑप्शन कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्यार्थी। यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षण में। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है, फिर आपका कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। समझे? और जब बच्चा एक्टिव है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम का संचालन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? मतलब मोटिवेशन। क्या होता है मेरे साथी? मोटिवेशन। मोटिवेशन। अभिप्रेरणा कितने तरह के होते हैं मेरे साथी? तो एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अब सबसे पहले तो हम लोग अभिप्रेरणा का अर्थ बताएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में है दंड देना, बी में है सीखने की इच्छा उत्पन्न करना और सी में है नियम बनाना और डी में है परीक्षा लेना। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? बताइए। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति को जगा देना। तो क्या हो जाएगा? सीखने की इच्छा उत्पन्न करना या कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है? अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है?
अच्छे शिक्षक की पहचान हमसे पूछा जा रहा है कि इनका पहचान क्या है, बताइए मेरे साथी। तो ए में है शिक्षक का अधिक बोलना, बताइए शिक्षक अधिक बोलेगा तो वो अच्छा शिक्षक हो जाएगा? नहीं। फिर बी में हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रियता, सी में है प्रश्नों का अभाव और डी में है केवल रटना। बताइए केवल रटाने वाला शिक्षक होगा तो वो अच्छा होगा? बताइए वो तो सीधा फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि सब पद्धति खत्म है। अब मेमोराइज लर्निंग की तो बातें नहीं करना है। तो सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? विद्यार्थियों की सक्रियता। जो शिक्षक विद्यार्थियों को सक्रिय रख पाता है ना, वही शिक्षक मेरे साथी अच्छा शिक्षक है, वही अच्छे शिक्षक की श्रेणी में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। ब्लैक बोर्ड उपयोग कौन सा शिक्षण कौशल है? बताइए ब्लैक बोर्ड उपयोग कौन सा शिक्षण कौशल है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है समझाने का कौशल, बी में है प्रश्न पूछने का कौशल, सी में है पुनर्वलन और डी में है समापन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समझाने का कौशल। क्या होगा? समझाने का कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? बताइए मेरे साथी रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? तो रेनफोर्समेंट का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में अनुशासन सिखाना, बी में है सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना, सी में है गलतियों पर सजा देना और डी में है दोहराना। डी में क्या है? दोहराना। सही जवाब क्या होगा? तो रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है मेरे साथी सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब आप बच्चा कोई सही जवाब बोलता है तो हाँ हाँ बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, समझे ना, मतलब आप उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए मेरे साथी। अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? बताइए अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कठिन, बी में दिया है स्पष्ट व संक्षिप्त, सी में दिया है उलझा हुआ, डी में दिया है बहुविकल्पीय। क्या दिया है? बहुविकल्पीय। इसका सही जवाब क्या होगा? तो अच्छा प्रश्न वही होगा ना मेरे साथ जो स्पष्ट और संक्षिप्त हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जो प्रश्न स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा प्रश्न बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए मेरे साथ ही। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है प्रतिक्रिया कौशल का अर्थ है। प्रतिक्रिया कौशल का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा मेरे साथी? विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को समझना, शिक्षक की राय देना, पुनः पढ़ाना, नोट्स बनवाना या नोट्स बनाना। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को समझना, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया कौशल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में अनुशासन बनाए रखना, बी में समय बिताना, सी में छात्रों को डराना और डी में होमवर्क देना। और डी में क्या है? होमवर्क देना। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए आप सभी साथी। इसका सही जवाब होगा क्लासरूम मैनेजमेंट का अनुशासन बनाए रखना। क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखना ये क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का आप शुरू हो गया टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या हो गया? शैक्षणिक मनोविज्ञान के हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला गया है। सीखने की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? क्या बोला जा रहा है? सीखने की प्रक्रिया किससे जुड़ी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुभव, बी में अनुकरण, सी में परीक्षा, डी में अनुशासन। तो मेरे साथ ही सीखने की प्रक्रिया जो होता है ना वो अनुभव से जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। इसमें क्या बोला है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, किसका मत है? बताइए। सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर ए में है थॉर्नडाइक, बी में है ब्रूनर, सी में है पियाजे और डी में है कोहलर। डी में क्या है? कोहलर। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? तो ये थॉर्नडाइक का मत है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? बालक के सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बताइए। बालक के सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बोला जा रहा है सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? शिक्षक का व्यवहार, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक का आकार, कक्षा का आकार और डी में है समय सारणी। किसका प्रभाव होता है मेरे साथी सबसे ज्यादा? तो ये होगा शिक्षक का व्यवहार।
शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। आप क्लास में जाइएगा, रूडली बिहेव करिएगा तो बच्चा आपसे डरेगा, खुल के बात नहीं कर पाएगा। और थोड़ा सा उसमें क्लास में आप एक आनंदनुमा माहौल बनाएंगे, मतलब खुशनुमा माहौल बनाएंगे, आप खुद खुश रहेंगे, जाएंगे अच्छे से बच्चा से बात करेंगे, उसके बात को सुनेंगे, तो आपका क्लास यूं ही सक्रिय हो जाएगा। समझे, बच्चा आपसे खुद इंटरेक्ट करेगा। और वहां पे अगर जाके गुस्सा दिखाइएगा तो बच्चा आपसे डरने लगेगा, खुल के बात नहीं करेगा। बात समझे, इसलिए कहा गया शिक्षक का व्यवहार, जैसा आप व्यवहार रखेंगे क्लासरूम का एनवायरनमेंट वैसा ही बनेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। इसमें क्या बोला है, पियाजे ने सीखने को किस पर बल दिया है? पियाजे ने सीखने को किस पर बल दिया है, बताइए। पियाजे ने सीखने को किस पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर ए में संज्ञानात्मक विकास पर, अनुकरण पर, सी में है दंड पर और डी में है प्रोत्साहन पर। सभी जानते हैं कि पियाजे साहब ने सीखने को संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। और पियाजे साहब के सभी साथी स्टेज को जानते होंगे, क्या क्या इनका स्टेज है? एक में है फर्स्ट में सेंसोरी मोटर, बी में क्या है प्री ऑपरेशनल, सी में क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी में है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सभी साथी इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। हो सकता है तो आपको इन स्टेज से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे हम आप लोग को बता देते हैं, इसको याद करने का निमोनिक्स क्या होता है बताइए। सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF। SPCF। अब इसका अगर एज पूछा जाए तो 0 से 2 वर्ष क्या होता है? सेंसोरी मोटर का होता है। और प्री ऑपरेशनल का क्या होता है मेरे साथी? 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का होता है मेरे साथी 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशन का क्या होता है? 11 से लेके 15 वर्ष। ठीक है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है मेरे साथी? क्वेश्चन नंबर 25 में है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किस पर आधारित है बताइए। बिहेवियरिज्म किस पर आधारित है? अब क्या होता है मेरे साथी बिहेवियरिज्म? हमारे व्यवहार का जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियरिज्म बोलते हैं। से कहते हैं ना कि फलाने का व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, वहां पे उस संस्थान का सभी का व्यवहार ऐसा है, तो हम लोग उसी को बोलते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है। तो कह रहा है किस पर आधारित होता है बताइए। तो व्यवहार और उद्दीपन प्रतिक्रिया पर, बी में सोच पर, सी में भावना पर और डी में आत्मज्ञान पर। तो बताइए मेरे साथी क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, व्यवहार और उद्दीपन प्रक्रिया पर। यही तो हम लोग आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाए हैं कि कोई भी संस्थान में जाते हैं, कहते हैं ना कि यार वो ऐसे व्यवहार करता है, वो ऐसे व्यवहार करता है, तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, उसके व्यवहार को लेकर के हम लोग बनाते हैं इस टर्म को बिहेवियरिज्म। ठीक है, कि वहां का ऐसा बिहेवियरिज्म है। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। नैदानिक मूल्यांकन कब किया जाता है? नैदानिक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षण से पहले, शिक्षण के बाद, उसके बाद सी में परीक्षा के दौरान और डी में कक्षा समाप्ति पर। क्या है मेरे साथी? कक्षा समाप्ति पर। तो हम लोग का आप टॉपिक जो आ गया मूल्यांकन हुआ, प्रेरणा आ गया, इवेल्युएशन एंड मोटिवेशन आ गया। ठीक है, इवेल्युएशन एंड मोटिवेशन। तो नैदानिक मूल्यांकन कब किया जाएगा मेरे साथी? तो शिक्षण से पहले, शिक्षण के बाद, परीक्षा के दौरान, कक्षा समाप्ति पर। तो ये किया जाता है शिक्षण स्टार्ट करने से पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का मेरे साथ उद्देश्य क्या है? सुधार लाना, बी में अंक देना, सी में सजा देना और डी में रिपोर्ट तैयार करना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुधार लाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुधार लाना। अच्छा, निर्माणात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए मेरे साथी? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। संक्षिप्त मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है बताइए। संक्षिप्त मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? किसी इकाई के अंत में, शुरुआत में, सी में है साप्ताहिक और डी में है प्रतिदिन। तो मेरे साथी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संक्षिप्त मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समझे? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है किसी इकाई के अंत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किसी इकाई के अंत में। मतलब मान लीजिए कि आप अभी 7 क्लास में हैं, जो आप 8 क्लास में जा रहे हैं, तो जो आपको 8 क्लास में जाने के लिए जो अंतिम परीक्षा ली जा रही है उसी को बोलते हैं कि
संक्षिप्त मूल्यांकन, ठीक है, समेटिव इवेल्युएशन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे हम लोग, प्रशंसा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, बताइए। प्रशंसा जो है तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, किस प्रकार का मोटिवेशन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मोटिवेशन, अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि मोटिवेशन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं मेरे साथी? मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार क्या है, तो फर्स्ट प्रकार क्या होता है मेरे साथी, तो एक फर्स्ट होता है पहले आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, बोलिए, बाह्य प्रेरणा, है ना, बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रशंसा किस प्रकार की प्रेरणा है, बताइए। तो प्रशंसा किस प्रकार की प्रेरणा होगा मेरे साथी, तो ये होता है बाह्य प्रेरणा। क्या हो जाएगा, बाह्य, मतलब हम लोग इसको किसी भी चीज को क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए करने के लिए इसको हम लोग बच्चा को प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि तुम अच्छा से पढ़ोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है, बच्चा खुद से प्रेरित हो, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे किस लिए कोई काम को करना है। उसके एवज में जब बच्चा काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो प्रशंसा है ये बाहरी अभिप्रेरणा है। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, कोई कप जीता है तो कहते हैं ना बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हो जाता है, ये बाहरी एक उसको हम लोग अभिप्रेरणा देते हैं ताकि बच्चा और अच्छा अचीव करे। तो हम लोग इस तरीके से अभिप्रेरणा को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणा 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्या बोला गया है, देखिए साथी, शिक्षक की सफलता का सही मापदंड क्या है। शिक्षक की सफलता का सही मापदंड हमसे पूछा जा रहा है कि सही मापदंड क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है विद्यार्थियों का व्यवहार परिवर्तन, बी में है परीक्षा परिणाम, सी में है उपस्थिति और डी में है शिक्षण अनुभव। क्या में साथी, शिक्षण अनुभव। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों का व्यवहार परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिक्षक की सफलता का सही मापदंड तभी मापा जाएगा जब आपके क्लासरूम से बच्चे का व्यवहार में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चा का जो व्यवहार होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी जाके आप एक अच्छा मतलब सफल शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है मेरे साथी, तो आशा करते हैं कि सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी बताइए कि कितना आपका 30 में मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बोलिए मेरे साथी कि आप सभी साथियों का कितना मार्क्स आ रहा है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब लोग आप नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।